एक छोटा सा खूबसूरत पालमपुर गांव था। वहाँ छोटी छोटी नदियाँ थी, तरह तरह के पहाड़ थे और प्रकृति का बहुत खूबसूरत रूप यहाँ देखने को मिलता था। लेकिन इन सब के बावजूद पालमपुर की सबसे मजेदार चीज वहाँ हर साल लगने वाला बसंत का मेला था। कहते हैं कि पालमपुर में लगने वाला मेला इतना बड़ा होता था कि कोई भी उसे एक दिन में पूरा नहीं घूम सकता था। उस मेले में गांव वाले तरह तरह के खिलौने, कई तरह की मिठाइयाँ, ना जाने कितने किस्म के खेल और अलग अलग तरह की खाने पीने वाली चीजों का ठेला लगाते थे। और इन ठेलों में से एक सबसे मशहूर ठेला था सुरेश चाट भंडार। चार पहियों की इस ठेले पर सुरेश चाट पापड़ी, टिक्की और गोलगप्पे बेचता था। लेकिन बाकी सभी चीजों से ज्यादा लोगों को सुरेश के गोलगप्पे पसंद थे। मेले में हर रोज सुरेश ठेला भर कर गोलगप्पे लेकर जाता था, लेकिन शाम होने से पहले ही उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते थे। काफी बड़े बड़े लोग सुरेश को हराने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी उसे हरा ना सका, क्योंकि उसके गोलगप्पों की बात ही अलग थी। सुरेश के साथ उसका एक 12 साल का बेटा माधव और एक 16 साल का लड़का रोनित रहता था। रोनित सुरेश का बेटा नहीं था, पर पिछले साल एक दुर्घटना में अपनी बीवी को खो देने के बाद सुरेश ने अपना हाथ बटाने के लिए रोनित को साथ रख लिया था। रोनित अनाथ था। मेले में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। सुरेश और रोनित दोनों तैयारियों में लगे हुए थे। सुरेश जल्दी जल्दी गोलगप्पे तल रहा था, तभी उसकी नजर माधव पर जाती है, जो बने हुए गोलगप्पों के साथ कुछ कर रहा होता है। माधव बड़ा ही चंचल होता है। वो गोलगप्पों में कभी कुछ मिला देता तो कभी कुछ। माधव को देखकर सुरेश कहता है, अरे मेरे साइंटिस्ट अब क्या कर रहा है गोलगप्पों के साथ? 1 मिनट पापा। माधव ने गोलगप्पों में थोड़ी सी हल्दी, मिर्च और धनिया डाली, फिर उस पर दही डालकर कहने लगा, ये लो, ये बन गए चटपटे दही वाले गोलगप्पे। जब तू गोलगप्पे बेचेगा ना, तब ये सब नुस्खे अपनाना। अरे माधव पढ़ लिख कर गोलगप्पे क्यों बेचेगा? क्यों, क्या खराबी है? काम इंसान को छोटा बड़ा नहीं बनाता, बल्कि इंसान काम को छोटा बड़ा बनाता है। अच्छा, मतलब ये गोलगप्पों में मिर्च धनिया भरकर बड़ा इंसान बन जाएगा? क्या पता बन जाए। तुम्हें पता है, माधव जिस उम्र में है, उस उम्र में एक इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी माधव चिल्लाता है, ये देखिए पिताजी, मिट्टी के गोलगप्पे। ये देखकर रोनित हंसने लगता है और कहता है, अगर गोलगप्पे में मिट्टी मिला देना दिमाग है, तो अच्छा है मेरे में कम दिमाग है। अच्छा चुप रहो, वो हरी वाली पोटली लाकर इस पानी में मिला दो। मैं बाहर काम से जा रहा हूँ, आते हुए रात को देर हो जाएगी। ये कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है और रोनित पोटली के पास चला जाता है। वहाँ 2 रंग की पोटलियाँ होती हैं, एक लाल और एक हरी। रोनित गलती से हरी की जगह लाल वाली पोटली उसमें मिला देता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और रोनित बिना पानी को देखे ही बाहर चला जाता है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि पानी का रंग हरे की जगह काला हो गया था। रात को जब सुरेश घर वापस आता है तो देखता है कि माधव अपने बिस्तर पर सो रहा होता है, पर रोनित घर में कहीं नहीं होता। सुरेश को लगता है कि वो काम खत्म करके अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया होगा। रात को सोने से पहले वो निश्चय करता है कि कल की तैयारी का सारा सामान देखकर सो जाएगा। वो चाट पापड़ी देखता है, जो कि बिल्कुल ठीक होती है। गोलगप्पे भी अच्छे ही दिख रहे होते हैं। फिर वो पानी के ड्रम से ढक्कन हटाता है और देखता है कि पानी भी देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। उसका रंग भी आम तौर की तरह हरा ही है। सुरेश चैन की सांस लेता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह सुरेश मेले में अपना ठेला लेकर पहुंच जाता है। सुरेश काफी थका हुआ था, क्योंकि रोनित अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए उसे अकेले ही सारा सामान ठेले पर लाद कर मेले में आना पड़ा। वो रोनित से गुस्सा भी था और उसे उसकी फिक्र भी हो रही थी। मेले में खड़ा सुरेश रोनित के बारे में सोच ही रहा था कि उसको एक आवाज आती है, भैया गोलगप्पे दो ना। जी देता हूँ। भैया जैसे पिछली बार खिलाए थे ना, तीखे वाले, वैसे ही देना। सुरेश ने उन्हें गोलगप्पे खिलाए। गोलगप्पे मुंह में रखते ही लड़की ने वापस बाहर निकाल दिया और कहा, ये क्या वाहियात गोलगप्पे हैं। सुरेश चौंक गया। लड़की ये कहकर वहाँ से चली गई और सुरेश ने एक गोलगप्पे में पानी भरकर अपने मुंह में रखा। उसने फौरन उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि गोलगप्पे का स्वाद सचमुच बहुत खराब था। जल्द ही ये खबर पूरे मेले में फैल गई और कोई भी सुरेश से गोलगप्पे लेने नहीं आया। शाम तक एक भी गोलगप्पा नहीं बिका और परेशान होकर सुरेश वापस जाने लगा।
वो अपना ठेला खींचता है और वापस जा रहा था कि उसने देखा कि मेले में एक नई दुकान लगी है जहाँ काफी भीड़ है। उसने पास जाकर देखा तो एक नई कंपनी गोलगप्पे बेच रही थी और लोगों की भीड़ वो गोलगप्पे खा रही थी। सुरेश इधर उधर नजर दौड़ा ही रहा था कि उसने देखा कि गोलगप्पे रौनित बेच रहा था। सुरेश समझ गया कि ये वही कंपनी है जो सुरेश को काम पर रखना चाहती थी, पर सुरेश के मना कर देने पर उन्होंने रौनित को पटाकर उसका काम खराब कर दिया। सुरेश कुछ नहीं बोला, उसने अपना ठेला लिया और चलने लगा। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसके गोलगप्पे नहीं बिके, पर इस बात का ज्यादा दुख था कि जिस रौनित को उसने अपने बच्चे की तरह पाला, उसने उसे धोखा दे दिया। यही सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। उसे देखते ही माधव बहुत खुश हुआ और बोला, पापा, आप इतनी जल्दी आ गए और सारे गोलगप्पे वापस क्यों ले आए? वो बेटा, पता है मुझे, आप इसलिए लाए ना ताकि मैं नए गोलगप्पे बना सकूं। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ बेटा, जाओ नए गोलगप्पे बनाओ। ये सुनकर माधव खुश हो गया और कुछ गोलगप्पे लेकर वहाँ से चला गया। सुरेश वहीं बैठकर सोचने लगा कि कैसे अपने गोलगप्पे बेचने का काम दोबारा से शुरू करे। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि माधव अचानक उसके सामने आकर कहता है, पापा, आ करो। अरे क्यों? आ करो ना। सुरेश ने अपना मुंह खोला और माधव ने एक काला सा गोलगप्पा उसके मुंह में डाल दिया। ये क्या डाल दिया मेरे मुंह में? क्या मिलाया है तूने इसमें? चॉकलेट। अच्छा। ये गोलगप्पे खाकर सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आया ही होता है कि तभी माधव कहता है, ये लो पापा, ये भी खाओ। सुरेश मुंह खोलता है। इसमें क्या मिलाया है तुमने? मिट्टी और लाल मिर्च। सुरेश हंसने लगता है और माधव को गले से लगा लेता है। फिर सुरेश पूरी रात अपने कमरे में कुछ करता रहता है। अगले दिन मेले में रौनित के गोलगप्पे बिक रहे होते हैं। तभी एक आवाज आती है, ये क्या खा रहे हो? वहाँ चलो सुरेश के पास, कुछ नए किस्म के गोलगप्पे आए हैं। ये सुनते ही सब सुरेश के पास चले जाते हैं और देखते हैं कि उसके ठेले पर चॉकलेटी रंग के बेहद खूबसूरत और अलग से गोलगप्पे रखे हैं। सब वो गोलगप्पे खाते हैं और सुरेश की बहुत तारीफ करते हैं। तभी रौनित वहाँ आता है और कहता है, तुमने ये कब बनाए? मेरे जिस बच्चे का तुम मजाक उड़ाते थे उसी का आइडिया है ये। ये किसके गोलगप्पे हैं? चॉकलेट के। अच्छा, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था रौनित, पर तुमने वो तोड़ दिया। रौनित कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक भीड़ से आवाज आती है, और गोलगप्पे दो भैया। अरे भैया, और गोलगप्पे तो खिलाओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी खिलाता हूँ मैं। ये कहकर सुरेश गोलगप्पे बेचने लग जाता है और दोबारा पालमपुर के बसंत के मेले का सबसे मशहूर गोलगप्पे वाला बन जाता है, चॉकलेट के गोलगप्पे वाला। हीरापुर नाम का एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव के चारों तरफ बहुत सारे जंगल और पहाड़ थे। गांव के सारे चरवाहे जंगल और पहाड़ों पर अपनी अपनी बकरियां और जानवर लेकर जाते थे। उसी गांव में घनश्याम नाम का एक लड़का भी रहता था। घनश्याम बहुत ही गरीब था। घनश्याम के पिताजी एक गरीब किसान थे। उनके पास केवल 3 बीघा जमीन थी। उसी से वो परिवार का खर्चा चलाते थे। घनश्याम की एक बहन भी थी जिसका नाम शीला था। घनश्याम ने अपने घर में 2 बकरियों को पाल रखा था। वो दोनों बकरियों को लेकर रोज पहाड़ पर जाता था। दोनों बकरियां दिन भर पहाड़ों पर घास और हरी हरी पत्तियां खाती थीं और घनश्याम पेड़ की छांव में बैठकर सोता रहता था। एक दिन घनश्याम पहाड़ के ऊपर बकरियां चरा रहा था। तभी अचानक जोर की बारिश होने लगती है। पहाड़ के ऊपर एक बहुत पुराना माता का मंदिर था जो खंडर हो चुका था। घनश्याम अपनी दोनों बकरियों को लेकर मंदिर में छुप जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है, पर शाम हो जाती है लेकिन बारिश बंद नहीं होती। घनश्याम कहता है, हे भगवान, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं क्या करूं? अगर पानी में भीग गया तो बीमार पड़ जाऊंगा और मेरे पास तो दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। घनश्याम बहुत गरीब लड़का था। उसके पास केवल एक जोड़ी कपड़े थे। उसी से वो अपना काम चलाता था और इस तरह बारिश बंद होने का इंतजार करते करते रात हो जाती है। खंडर हो चुके मंदिर के अंदर बहुत सारी लताएं लगी हुई थीं। घनश्याम पेड़ की लताएं तोड़कर अपनी दोनों बकरियों को मंदिर के अंदर बांध देता है और वहीं नीचे जमीन पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद घनश्याम को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। रात में घनश्याम एक सपना देखता है। बारिश का महीना शुरू हो चुका था। एक दिन घनश्याम के पिताजी घर में घनश्याम से कहते हैं, बेटा घनश्याम, बारिश शुरू हो चुकी है,
और अभी तक खेतों में बुआई नहीं हुई है। घर में कुछ पुराने बीज रखे हैं, तो मेरे साथ खेत पर चलो, हम दोनों मिलकर बुआई कर देंगे। लेकिन पिताजी, दोनों बकरियां सुबह से भूखी हैं और उन्हें लेकर जंगल में भी तो जाना है। तब घनश्याम के पिताजी कहते हैं, आज बकरियां चराने शीला चली जाएगी, तुम मेरे साथ खेत पर चलो। घनश्याम अपने पिताजी की बात मान लेता है और इसके बाद दोनों बाप बेटे बीज लेकर खेत की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए घनश्याम के पिताजी घनश्याम से कहते हैं, बेटा, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का त्योहार ऐसे ही निकल जाएगा। तब घनश्याम कहता है, तो क्या हुआ पिताजी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम खुश तो हैं। इस तरह बात करते करते दोनों बाप बेटे अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। दोनों दिन भर मेहनत करके खेत की बुआई करते हैं और शाम को वापस अपने घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही घनश्याम के पिताजी आवाज लगाते हैं, शीला, अरे ओ शीला, बेटा एक गिलास पानी तो लाना। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तब घनश्याम के पिताजी घनश्याम से कहते हैं, बेटा अंदर जाकर देख, शायद शीला रसोई में होगी। घनश्याम अंदर जाकर देखता है, लेकिन घर में शीला नहीं थी और दोनों बकरियां भी नहीं थी। घनश्याम तुरंत दौड़कर बरामदे में आता है और पिताजी से कहता है, पिताजी, शीला अभी तक जंगल से बकरियां लेकर नहीं आई है और थोड़ी देर में रात होने वाली है। मैं जंगल जाकर देखता हूँ। जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। इसके बाद घनश्याम भागता हुआ जंगल में पहुंच जाता है और शीला को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे शीला कहीं नजर नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे जंगल में अपनी दोनों बकरियां दिखाई देती हैं और घनश्याम समझ जाता है कि शीला भी आसपास ही होगी। तभी अचानक घनश्याम की नजर एक पेड़ के नीचे पड़ती है। शीला वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। घनश्याम तुरंत उसके पास जाकर देखता है तो उसके पैर में सांप के काटने का निशान था। शीला, उठो बहन, तुम्हें क्या हो गया है? घनश्याम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो तुरंत शीला को अपनी गोद में उठाकर घर ले जाता है। शीला को इस हालत में देखकर घनश्याम के पिताजी कहते हैं, क्या हुआ है इसे घनश्याम? तब घनश्याम रोते हुए बताता है कि शीला को सांप ने काट लिया है। घनश्याम के पिताजी तुरंत दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य तुरंत आकर शीला का इलाज करता है और घनश्याम के पिताजी से कहता है, अब घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। मैं एक जड़ी बूटी दे रहा हूँ, रात को दूध के साथ मिलाकर पिला देना इसे। इसके बाद वैद्य वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शीला को होश आ जाता है और वो घनश्याम के गले लगकर रोने लगती है। घनश्याम शीला से कहता है, आज के बाद तुम कभी अकेले जंगल नहीं जाओगी। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर पास में खड़े घनश्याम के पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन घनश्याम दोनों बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल जाने से पहले शीला एक कपड़े में रोटी और अचार अपने भाई घनश्याम के लिए बांध देती है। जंगल पहुँचते पहुँचते घनश्याम को दोपहर हो जाती है और उसे भूख लगने लगती है। तभी उसे पहाड़ पर माता का पुराना मंदिर दिखाई देता है और वो सोचता है, बहुत दिनों से पहाड़ के ऊपर नहीं गया, क्यों ना आज पहाड़ के ऊपर ही खाना खाया जाए। और घनश्याम अपनी दोनों बकरियों को लेकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। वो दोनों बकरियों को पत्ती डालकर मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के अंदर घनश्याम को कुछ चमकदार चीज दिखाई देती है। वो मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो दंग रह जाता है। मंदिर के अंदर सोने की राखी की बारिश हो रही थी। पहले तो घनश्याम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो सचमुच चारों तरफ सोने की राखियों की बरसात हो रही थी। घनश्याम एक राखी को अपने हाथ में उठाकर कहता है, रक्षाबंधन के दिन शीला ये सोने की राखी मेरे हाथ पर बांधेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद घनश्याम अपनी शर्ट उतारकर बहुत सारी सोने की राखियां उसमें बांध लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। घनश्याम को देखते ही शीला कहती है, अरे भैया, आज इतनी जल्दी वापस आ गए और बकरियां कहाँ पर है? तब घनश्याम थोड़ा हकलाते हुए कहता है, अरे वो शीला, मैं घनश्याम सोच में पड़ जाता है कि शीला को सब कुछ बताऊं या नहीं, लेकिन शीला के लगातार पूछने पर घनश्याम उसे सारी सच्चाई बता देता है। घनश्याम पोटली खोलकर शीला को सोने की राखियां दिखाता है। इतनी सारी सोने की राखियां देखकर पहले तो शीला को यकीन नहीं होता। फिर वो घनश्याम से कहती है,
भैया, मेरे पास एक आइडिया है। रक्षाबंधन के दिन हम लोग बाजार में सोने की राखियों वाली दुकान लगा लेंगे। इसमें हमें बहुत पैसा मिलेगा। तब घनश्याम कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहना, हम ऐसा ही करेंगे। थोड़े दिनों बाद रक्षाबंधन आ जाता है और घनश्याम बाजार में अपनी दुकान लगा लेता है। सोने की राखियां बाजार में बहुत महंगी बिकती हैं और घनश्याम ढेर सारा पैसा कमा लेता है। ये त्योहार घनश्याम और उसके परिवार का सबसे अच्छा त्योहार था। इसके बाद घनश्याम हर साल रक्षाबंधन के दिन सोने की राखियां बेचकर खूब पैसा कमाता है और जब राखियां खत्म हो जाती हैं तो दोबारा से पहाड़ के ऊपर जाकर उसी पुराने मंदिर से राखियां ले आता है। इसी तरह सोने की राखी वाली बारिश से घनश्याम बहुत अमीर आदमी बन जाता है और वो अपने पिता और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तभी अचानक घनश्याम की नींद खुलती है। सुबह हो चुकी थी और बारिश भी बंद हो चुकी थी। घनश्याम अंगड़ाई लेते हुए कहता है, क्या था? सोने की राखी की बारिश? काश ऐसा हो जाए। इसके बाद घनश्याम अपनी दोनों बकरियां लेकर वापस अपने घर चला।